नमस्कार। कालिदास संपूर्ण भारतीय साहित्य की लगभग 2000 वर्षों की यात्रा में बार-बार लौट-लौट कर आते रहे हैं। उनकी छायाएँ संक्रांत होती रही हैं, उनकी कविता के बिंब बाद के कवियों में नए-नए रूपों में, नए-नए रंगों में अंकित होते रहे हैं। अनेक प्रसंग कालिदास से बाद के रचनाकार लेते रहे हैं। यह कालिदास का परावर्तन या बार-बार लौट कर आना, परावृत्ति कालिदास की संस्कृत वाङ्मय में और भारतीय वाङ्मय में हम देखते हैं। और प्रत्येक प्रतिभाशाली रचनाकार कालिदास से कुछ आगे का करना चाहता है, उनसे निष्कृति भी पाना चाहता है कि कालिदास से हमने बहुत कुछ ले लिया, अब कुछ और हम अपना भी करके देखेंगे। यह कालिदास से निष्कृति पाना, निवृत्ति, यह प्रवृत्ति भी भारतीय वाङ्मय में, विशेष रूप से संस्कृत के कवियों में और आधुनिक कवियों में भी हम देखते हैं। इस दृष्टि से कालिदास की परावृत्ति या भारतीय वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में, विशेष रूप से आधुनिक संस्कृत साहित्य में उनका लौट-लौट कर आना और उनसे निष्कृति पाने की छटपटाहट, उनसे आगे कुछ करने की कोशिश, यह कालिदास से निवृत्ति, परावृत्ति और निवृत्ति दोनों पर चर्चा हम करेंगे। हम देखते हैं कि शाकुंतल पर आधारित अनेक काव्य लिखे गए। मेघदूत पर तो 250 काव्य संस्कृत में लिखे गए हैं। आधुनिक काल में भी मेघदूत पर आधारित संस्कृत में अनेक काव्य हम देखते हैं। उनमें कालिदास से छूट लेकर बहुत नए ढंग के प्रयोग किए गए। नाम तो संदेश काव्य या दूत काव्य है, मेघदूत का ढांचा भी लिया गया है, लेकिन मुद्गर दूतम लिख रहे हैं रामावतार शर्मा, तो एक मूर्खराज की कथा है, उसमें सारा मेघदूत का भाव संसार ही उलट जाता है और एक खिलंदड़ापन, एक परमहंस की मुद्रा में हंसी उड़ाने की पकड़पन के साथ इससे मेघदूत नए ढंग से लिखा जाता है। कोई कागदूत लिखता है, कोई श्वानदूत लिखता है, जेल में कोई चोर बंदी है, वह अपनी पत्नी को संदेश भेजता है, उस पर भी एक नया मेघदूत लिखा जाता है। तो कालिदास की कुछ छायाएं भी आती हैं और उनसे आगे बढ़कर के कुछ अपने समय का उसमें जोड़ने की चेष्टा, यह निवृत्ति कालिदास से लेकर के और कुछ अपना जोड़ने का प्रयास, ये दोनों ही हम प्रवृत्तियां कालिदास के संदर्भ में विशेष रूप से संस्कृत साहित्य में देखते हैं। उसके बहुत बड़े उदाहरण हमारे समय के एक बड़े कवि रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं। वे तो स्वयं अपने सीताचरित महाकाव्य में या उत्तर सीताचरितम में कहते हैं कि शिष्य कश्चित कविकुल गुरु कालिदास के किसी शिष्य ने यह काव्य लिखा है। तो हर नया कवि कालिदास का शिष्य होने में गौरव का अनुभव करता है। जैसे उर्दू कविता में परंपरा है कि किसी को उस्ताद बना लेते हैं, फिर उससे सीख करके आगे बढ़ते हैं और कविता को मांझते हैं, जिसको हमारे आचार्यों ने अभ्यास कहा। और प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही समन्वित रूप में कविता के, काव्य के हेतु बनते हैं, यह मम्मट ने कहा। उस तरह से कालिदास का शिष्य होने में हमारे समय का एक बड़ा कवि गौरव का अनुभव करता है। उन्होंने बहुत कुछ लिया भी कालिदास से। उनकी पंक्तियों में कालिदास झंकृत होते हैं, ध्वनित होते हैं, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने काया पलट भी कर दी, अपनी कविता में रूपांतर किया और कालिदास से तो बहुत आगे फिर वो बढ़ जाते हैं। वे एक नई सीता खड़ी करते हैं, कालिदास के सीता के समानांतर, जिसकी कि राष्ट्र देवी के रूप में वे प्रतिष्ठा करते हैं। यहाँ समय नहीं है कि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसे कवि पर एक एक पंक्ति लेकर कालिदास का प्रभाव बताया जाए। उस पर चूंकि अन्य लोगों ने शोध भी किया है और लेख उस पर प्रकाशित हैं, उस पर लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
इसलिए कुछ और बातें यहाँ करेंगे। एक दूसरे बड़े कवि अभिराज राजेंद्र मिश्र हैं, उनकी रचनाओं में भी कालिदास की झलक मिलती है। उनका जानकी जीवनम महाकाव्य, उसकी अनेक पंक्तियों में कालिदास बोलते हैं, लेकिन वो लोक वार्ता की तरफ मुड़ जाते हैं, लोक जीवन की छायाएं ले लेते हैं और नया तो बहुत कुछ करते ही हैं हमारे कवि। वे नए ढंग की कहानियां लिखते हैं, नए ढंग के नाटक लिखते हैं। तो कालिदास का अनुवर्तन भी और कालिदास को अतिक्रांत करने का भी साहस, दोनों बातें हम देखते हैं। मैंने धीवर शाकुंतल नाटक संस्कृत में लिखा, प्रेक्षणक लिखा, तो एक कालिदास को हम उत्तर देना चाहते हैं कि एक धीवर जो तुम्हारा पात्र है, शाकुंतल का मछुआरा, उसको नायक बना करके हम एक नाटक पूरा लिख सकते हैं कि उसकी भी कोई प्रेमिका है, उसका भी एक जीवन है और पूरे उसके जीवन की कथा उसमें गुथती है। एक नया मेघदूत हम लिख सकते हैं। हमने एक नाटक भी लिखा, मेघ संदेश प्रेक्षणकम, तो उसे मेघदूत का थोड़ा सा आधार लिया, लेकिन उसमें बहुत छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बालक, वह ईश्वर को पत्र लिखता है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, और वो पत्र अपने पिता को बता के कहता है कि इसको मैं कहाँ डालूं, कौन से लेटर बॉक्स में इसको डाल दूं। इस तरह से नाटक आगे बढ़ता है बच्चे और पिता के संवाद के रूप में, और अंत में होता यह है कि वो मेघ को बुलाना चाहता है, तो मेघ खिड़की से धीरे धीरे उस घर में चला आता है और मेघ और बच्चा दोनों नृत्य करते हैं प्रमुदित होकर के। तो यह एक कल्पना है, एक विशफुल थिंकिंग है कि उस बच्चे के बुलाने पर बादल उतर करके चला आता है, सजीव हो उठता है। ये जो कालिदास की कल्पनाओं का संसार है, उसको हम आज के पर्यावरण के संदर्भ में एक नए ढंग से फिर से मूर्त करते हैं, तो कालिदास पुनर्जन्म पाते हैं हमारे रचनाओं में, और उनकी संक्रांति भी और उनसे निष्कृति भी हम पाते हैं अपने प्रयोगों में। इस तरह के अनेक प्रयोग संस्कृत में आधुनिक रचनाकारों ने किए। आज के दिन एक नई कृति मेरे पास अभी अभी आई है, उस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ। 20वीं शताब्दी के पंडितों में और कवियों में, रचनाकारों में रामचंद्र मिश्र हुए। वो दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य रहे, बड़े पदों पर भी रहे, अत्यंत ही ग्राम जीवन की विनम्र पृष्ठभूमि से आए, जहाँ पर उनका बचपन बीता, बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा। और उनकी एक मार्मिक रचना है, संस्कृत के जो छात्र हैं, शोधकर्ता हैं, उनको उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत ही प्रांजल सरस गद्य में, सरल गद्य में अपनी जीवन कथा उन्होंने लिखी है, स्मृति रेखा नाम से। और अद्भुत रचना इसलिए है कि उसमें छोटे छोटे गांवों में किस तरह से बड़े बड़े पंडित छोटी सी पाठशाला में पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, वे शिष्यों का जीवन बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अनेक बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए उन छोटी पाठशालाओं में पढ़ करके, और वो अनाम अचर्चित वो पंडित, उसमें से अनेक पंडितों की चर्चा रामचंद्र मिश्र ने की है। बिहार के अंचलों में, छोटे छोटे गांवों में किस तरह से काशी से आचार्य करके आया हुआ पंडित, प्रकांड पंडित है न्याय का, उसने अपना जीवन गांव की उस पाठशाला में पढ़ाने में दे दिया। उसका नाम है आसपास के पूरे क्षेत्रों में, सब जानते हैं कि अमुक पंडित हैं, वो पढ़ाते हैं न्याय मीमांसा, वो पढ़ाते हैं। तो छात्र तो जाते हैं दूर दूर से उनके पास पढ़ने के लिए, और पंडित जी निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं। जो कुछ सीधा आ जाता है, दक्षिणा आ जाती है, उसको स्वीकार करके। ऐसे अनेक पंडित, बहुत थोड़ी सी वृत्ति में उन्होंने सारा जीवन बिता दिया। ऐसे अनेक पंडितों की जीवंत छवियां उसमें स्मृति रेखा, जो उनका गद्य में लिखा हुआ आत्मकथात्मक प्रबंध है रामचंद्र मिश्र का, उस तरह की रचनाएं संस्कृत में कम लिखी। संस्कृत में लोगों को श्लोक बनाने का लोभ बहुत रहता है, बड़ी जल्दी श्लोक बन जाता है क्योंकि भाषा ही ऐसी है, और नाम भी उससे अच्छा हो जाता है। लेकिन जिसमें चुनौती होती है अपने समय को साहस पूर्वक चित्रित करने की, ऐसी रचनाएं गद्य में हो सकती हैं। जो अप्पा शास्त्री का गद्य है, जो हमारे समय के और भी अच्छे रचनाकारों का गद्य है,
तो वह उसमें आया। उसमें तो कालिदास की कोई छाया नहीं है। स्मृति रेखा कविता उसमें आत्मकथा है और सीधे सीधे प्रथम पुरुष में वह लिखी गई, जो कि संस्कृत में कम होता है। संस्कृत में आत्मकथाएं जो लिखी, अभिनवगुप्त ने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी, तो अन्य पुरुष का प्रयोग करते हुए ही लिखते हैं। अपने को अपने से दूर रख करके एक अन्य पुरुष के रूप में देखते हुए अपनी राम कहानी अभिनवगुप्त भी बहुत मार्मिक रूप में वर्णित करते हैं। उनका तो कहना ही क्या है, उनकी कविता, उनकी भाषा। बाणभट्ट का भी क्या कहना है, वो भी अपनी आत्मकथा लिखते ही हर्षचरित के 2 उच्छ्वासों में, लेकिन अन्य पुरुष के रूप में, कि वो बाणभट्ट कोई था जिसकी कथा ये बाणभट्ट लिख रहा है। इस तरह से अपने से दूर अपने आप को देखते हुए आत्मकथाएं संस्कृत में कुछ लोगों ने लिखी और आधुनिक काल में भी उस तरह की आत्मकथाएं लिखी गई। उन पर चर्चा करने का यहाँ समय नहीं है, लेकिन स्मृति रेखा रामचंद्र मिश्र ने लिखी, जो कि कालिदास की कविता की भावना खूब अच्छी तरह कर चुके हैं, लेकिन उसमें कहीं कोई छाया ऐसा लगता है कि कालिदास की नहीं। अपने जीवन के प्रवाह का अच्छा वर्णन वे करते हैं। तरुकथा नाम से एक प्रबंध काव्य रामचंद्र मिश्र ने लिखा। एक पेड़ की कहानी पर पूरी रचना है और खंडकाव्य है। कालिदास के ऋतु संहार की छाया उसमें है, क्योंकि ऋतुओं का वर्णन है। कम से कम 5 ऋतुओं का वर्णन रामचंद्र मिश्र ने इसमें किया है। इस दृष्टि से तो ऋतु संहार की छाया अनेक जगह हम देखते हैं और ऋतु संहार से काफी कुछ आगे जाकर के अपने समय को गूंथने का प्रयास भी रामचंद्र मिश्र उसमें करते हैं। कालिदास के अन्य काव्यों की भी छाया इस काव्य में हम देखते हैं। यह उनकी अंतिम रचना है, जो उनके सुपुत्र प्रभास चंद्र जी के आग्रह पर उन्होंने लिखी। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, अब मुझसे होता नहीं है मैं लिखना वगैरह, पर प्रभास कह रहा है कि अब वो काव्य लिख डालिए, पूरा कर दीजिए। तो उसके आग्रह पर मैं ये काव्य पूरा कर रहा हूँ। तरु कथा है, पेड़ की कहानी। कुछ उन्होंने अपनी एक परिकल्पना की कि आम का पेड़ अपनी कहानी सुनाता है, तो उसकी राम कहानी, उसकी आत्मकथा भी यह है। एक आत्मकथा उन्होंने अपनी स्वयं की लिखी और एक यह तरु कथा के रूप में सहकार के वृक्ष की आत्मकथा लिखी। यह पहला संस्करण इसका कुछ समय पहले छपा था। यह नया संस्करण संस्कृत और हिंदी टीका के साथ, संस्कृत टीका और हिंदी अनुवाद के साथ छप करके आया है। प्रभास चंद्र जी ने ही इसको प्रकाशित किया। बहुत सराहनीय है। अपने पिता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का उनका यह जो प्रयास है, वो राजकीय संस्कृत महाविद्यालय भागलपुर में प्रधानाचार्य हैं और रामचंद्र मिश्र के ही एक सुशिष्य हैं कृष्णकांत झा। विजयकांत झा भी उनका दूसरा नाम है। व्याकरणाचार्य हैं, संस्कृत में MA PhD और DLitt हैं और वे एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग में महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह महाविद्यालय, सरिसव पाही, जिला मधुबनी। सरिसव पाही एक गांव है मधुबनी जिले में, और जितना वर्णन में उसका पढ़ता हूँ तो रोमांचित हो जाता हूँ कि कितने बड़े बड़े पंडित उस गांव में हुए। 14वीं-15वीं शताब्दी से बड़े बड़े नैयायिक, जिनके ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे महान नैयायिक, अपने आप में विश्वविद्यालय वह गांव, ऐसी पाठशालाएं उसकी, और ऐसे पंडित उस गांव में होते आए। अभी भी उस गांव में वो परंपरा बनी हुई है। हमारे एक अग्रज हैं किशोर नाथ झा, जो कि न्याय के प्रकांड पंडित हैं। वो सेवानिवृत्ति के बाद वहाँ जिला मधुबनी में उस गांव में रहते हैं। तो ऐसा धन्य गांव है वह। अभी भी कुछ परंपरा वहाँ बनी हुई है। बहुत परंपराएं हमारी टूट गई, लेकिन सरिसव पाही वैसा कुछ अभी भी लगता है कि है। तो उसमें उसके महाविद्यालय में ये हैं। इन्होंने बहुत अच्छी उसकी संस्कृत में टीका लिखी, जिसको कि विद्यार्थी भी अच्छी तरह से पढ़ करके काव्य को समझ सकते हैं, और विद्वज्जनों के लिए भी उपादेय है, क्योंकि टिप्पणियाँ अच्छी उसमें दी हैं, विद्वत्तापूर्ण टिप्पणियाँ भी हैं और सरल ढंग से व्याख्या भी इस काव्य की इन्होंने की है। तो यह
हाल ही में रचना पुनः प्रकाशित की गई पंडित रामचंद्र मिश्र की अंतिम रचना। यह थोड़ा सा अपने ढंग का अलग काव्य है और आज के हमारी इस चर्चा के संदर्भ में इसकी उपादेयता, प्रासंगिकता यह है कि कालिदास का बहुत अधिक प्रभाव इस पर है और उतनी ही कालिदास को अतिक्रांत करने की क्षमता भी। दोनों ही बातें इसमें हम देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रणेता की यह कृति अपने पुत्र श्री प्रभाष चंद्र मिश्र के आग्रह पर लिखी गई थी और पूर्वावतरह जो इसका पूर्व पीठिका जो 5 श्लोकों की इस काव्य में है, उसमें स्वयं रामचंद्र मिश्र जो कवि हैं उन्होंने लिखा है, अतिचरठ शरीर क्षीण शक्ति क्षमेण किमपि नयि निबंधुम मादृश शक्नुवीत अतनिशि लघु काव्यम श्री प्रभासानुरोधात् तदपि बुध विधेयो मैथिलो रामचंद्र। बुधों के विधेय या बुधों के वशवर्ती मैथिल कवि रामचंद्र ने श्री प्रभास के अनुरोध से यह लघु काव्य लिखा। यद्यपि अति जरठ शरीर वाला यह हो गया है, क्षीण शक्ति हो गया है श्रम करते करते, और अब निबंध प्रबंध लिखने की क्षमता नहीं रह गई है, फिर भी मैंने पुत्र के आग्रह पर यह लिख डाला है, यह वे कहते हैं। इसमें वसंत वर्णन पर 22 पद्य हैं, पद्य संख्या 21 से 42 तक। उसके बाद ग्रीष्म वर्णन है, पद्य संख्या 99 से 172 तक। 74 पद्यों में ग्रीष्म का वर्णन विस्तार से है। इसी से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से भाव संसार अलग होता है। कालिदास ने तो वसंत का वर्णन अंत में किया है और सुखांत वे करना चाहते हैं। ग्रीष्म की जो तपिश है और जो झुलसाती हुई गर्मी है, दरकती हुई धरती है, किस तरह से गवेंद्र तरह तरह के जानवर जंगल के भाग रहे हैं प्यास से आकुल होकर के, उसके अद्भुत चित्र उन्होंने जंगल की दावाग्नि के, विंध्याचल के अंचलों में घूम घूम कर उन्होंने जैसे जंगल देखे होंगे उनका अंकन किया। लेकिन वसंत का वर्णन उनका कम नहीं है, उतना ही विस्तार से प्रसन्न होकर उन्होंने सर्वम प्रिय चारुतरम वसंते यह कहकर वसंत का वर्णन किया कि सब कुछ सुहावना अब हो गया। उनकी प्रवृत्ति वह है। यह कवि वसंत से आरंभ करता है और जो गांव का पूरा दृश्यांचल है उसका हेमंत ऋतु में चित्रण करता हुआ अपने काव्य का अवसान करता है। तो ये ग्रीष्म में विस्तार से 74 पद्यों में ग्रीष्म का चित्रण करने के बाद शरद वर्णन किया है 37 पद्यों में, और पद्य संख्या 173 से 209 तक शरद वर्णन इसमें इन्होंने किया है। और सभी वर्णनों में ग्राम जीवन का विशेष रूप से अंकन इन्होंने किया है। उसके बाद हेमंत का वर्णन है, पद्य संख्या 210 से 216 तक, और 7 पद्यों में बहुत संक्षिप्त में वर्णन किया है। शरद वर्णन में अधिक रुचि करके विस्तार किया है। उपसंहार के 22 पद्य उसके बाद हैं, 217 से 239। कुल मिलाकर के 239 पद्य इस काव्य में है। 5 पद्य इसकी पूर्व पीठिका के हैं, उनको मिलाकर के 244 पद्यों का यह 244 श्लोकों का यह काव्य है। उपजाति छंद विशेष रूप से इसमें लिया गया है। यह इस काव्य का सामान्य परिचय है और किस तरह से कालिदास की छायाएं आती हैं एक आधुनिक कवि में, यह भी हम इसके साथ देखेंगे। उसके पहले रामचंद्र मिश्र के बारे में यह मैं कहना चाहता हूं कि पारंपरिक रीति से उन्होंने अध्ययन किया और वेदांत में आचार्य थे, साहित्य में आचार्य थे, नव्य न्याय में शास्त्री, वेदांत में शास्त्री, व्याकरण में आचार्य। इतने अधिक योग्यताओं का उपार्जन करके अनेक स्थानों पर वे अध्यापन करते रहे। रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय सिवान में, फिर धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में, फिर रांची के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में
साहित्य के प्राध्यापक रहे। मुजफ्फरपुर धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय बहुत ही बड़ी संस्था रही है पारंपरिक शिक्षा की मुजफ्फरपुर में। और बच्चा झा जैसे 20वीं शताब्दी के धुरंधर नैयायिक वो वहाँ प्राचार्य रहे, उसमें भी ये साहित्य के प्राध्यापक रहे। और राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना में व्याकरण के ये प्राध्यापक रहे 1962 से 1969 ईस्वी तक। उसके बाद प्राच्य पंडित के रूप में ये मिथिला संस्कृत शोध संस्थान में रहे 1970 से 1974 तक। फिर दरभंगा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में आचार्य और विभागाध्यक्ष रहे 1974 से 1981 तक। उसके बाद भी सेवानिवृत्ति के पश्चात उस विश्वविद्यालय में इनकी योग्यताओं का उपयोग किया जाता रहा। सूची निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट में, मातृकाओं की मैन्युस्क्रिप्ट्स की या पांडुलिपियों की सूची बनाने की शोध योजना में ये सम्मानित प्राध्यापक के रूप में 1981-82 में वहाँ कार्य करते रहे। और शास्त्र चूड़ामणि प्राध्यापक रहे उसके पश्चात 1982 से 1985 तक। और बड़े बड़े अनेक सम्मान भी इनको प्राप्त हुए। विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि इनको दी गई, राष्ट्रपति ने इनका सम्मान किया। प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर जो संस्कृत जगत का सबसे बड़ा सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला होता है संस्कृत के क्षेत्र में, वह भी इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने संस्कृत में अनेक मौलिक रचनाएं की हैं। 9 संस्कृत में इनकी मौलिक रचनाएं हैं। वैदेही चरित महाकाव्य है, याज्ञसेनी महाकाव्य है, प्रबंध पारिजात है, और नाटक हैं, आत्मकथा मैंने कहा ही है, मिथिला वैभवम यह इनका प्रबंध है। यह तो संस्कृत में इनका मौलिक लेखन है। और 22 नाटकों पर इन्होंने संस्कृत में टीकाएं लिखी। ये कदाचित संस्कृत के सबसे बड़े टीकाकारों में से एक हैं हमारे समय के, क्योंकि इतने अधिक ग्रंथों पर टीकाएं कम लोगों ने लिखी हैं और सभी बहुत उपयोगी इनकी टीकाएं हैं। बहुत हम लोग छात्र जीवन में भी पढ़ते रहे हैं। उपादेय इनकी टीकाएं रही हैं। भास के नाटकों पर है, कादम्बरी पर है, चंपू रामायण और काव्यादर्श जैसे काव्यशास्त्र के ग्रंथों पर भी हैं। प्रबोध चंद्रोदय पर भी इन्होंने टीका लिखी है। महावीर चरित जो भवभूति का है उस पर भी टीका लिखी है। 9 ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है। महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, कुसुमांजलि कारिका है, आर्याद्विशती है इत्यादि, और विविध रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं। तो इस तरह के हमारे समय के एक महत्वपूर्ण रचनाकार और आचार्य, टीकाकार और पंडित, उनकी यह रचना है। एक उदाहरण हम कथारंभ से इसका लेते हैं कि किस प्रकार से कालिदास की छायाएं इनमें आती हैं और किस प्रकार से थोड़ा सा अलग हट कर के भी वे अपना एक संसार बनाते हैं। सहकार वृक्ष जो आम का वृक्ष है वो कहता है, लता की यत्यो मम मूलमेत्य माम परिवृण्वन् परमेकयैव मनोगृहीतं मम तत्र हेतु रनेक जन्म उपचितोऽनुरागः। अनेक जन्मों में उपचित होता हुआ जो अनुराग है उसके कारण किसी एक लता से मेरा जो संबंध जुड़ गया तो वह तब से बना हुआ है। यह सहकार वृक्ष कहता है। कई कई लताएं आईं, मुझसे लिपटने की कोशिश करती रहीं, लेकिन यही एक कोई लता है जो अभी भी मुझसे लगी हुई है और लगता है कि इसका मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। मनो ही जन्मांतर संगतिज्ञम कालिदास ने लिखा है। और शाकुंतल में सहकार वृक्ष और वनज ज्योत्सना नाम की लता के संबंध की चर्चा शकुंतला करती है कि इनका तो बड़ा अच्छा संबंध है, इनका परिणय करा दिया है सखियों ने मिल करके। तो उस सारे प्रसंग की छाया हम देखते हैं जो सहकार वृक्ष अपनी राम कथा सुनाता है। लेकिन कुछ अलग हटके वह यह भी कहता है, न जन्म काले मम शंख घंटा रवो भवन्ना जनि पुष्प वृष्टि अलक्ष्य जन्मा जनिषि क्षमाया अंके समस्ता गम जाति मातु। मैं जब उगा पैदा हुआ तो कोई शंख नहीं बजे, कोई घंटियां नहीं बजी, कोई फूल नहीं बरसे मेरे जन्म लेने पर, किसी ने नोटिस तक नहीं किया, अलक्ष्य जन्मा में रहा, किसी ने लक्षित भी नहीं किया कि मैं पैदा हुआ इस संसार में। समस्ता गम जाति मातु अंके,
अजनिशी, समस्त अगमों की जाति माता। अगम वृक्ष के अर्थ में इन्होंने प्रयोग किया। बहुत सारे दुर्लभ शब्दों का प्रयोग रामचंद्र मिश्र ने इसमें किया है। अच्छे पंडित में हैं, शब्द संपदा उनकी बड़ी है। हमारी तो शब्द संपदा बड़ी सिकुड़ती चली जा रही है, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, या कोई भी भाषा हो। हम लोगों की शब्दावली या वोकैबुलरी बहुत कम होती चली जा रही है। और कुछ पंडित हमारे समय के हैं जिनका कोश उनके भीतर उपस्थित है। तो यह समस्त अगमों की जाति माता जो धरती है, सारे वृक्षों की जो माता है धरती, उसी की कोख से मैं भी जन्मा, लेकिन मैं अनाम अज्ञात रहा, मेरे जन्म पर कहीं कोई उत्सव नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि किसकी कथा कह रहे हैं, और वृक्ष की कथा के माध्यम से वो किसकी कहानी कह रहे हैं। कालिदास ने भी मेघदूत में एक अज्ञात अनाम यक्ष की कहानी कही। उसका नाम नहीं है, इस सहकार वृक्ष का भी कोई नाम नहीं है लेकिन संकेत जो रामचंद्र मिश्र बहुत बारीक यहाँ देते हैं, उस पेड़ की कहानी के माध्यम से एक बार फिर किसी अनाम अज्ञात लोक सेवक की कहानी वे गूंथते हैं। उस अर्थ में यह एक अलग तरह की रचना भी हो जाती है। अतिक्रमण भी कालिदास की छायाएं भी यहाँ उभरती हैं। उसी क्रम में जब सहकार का वृक्ष कहता है कि इस लता से मेरा संबंध हो गया, मुझे लगा कि ये जन्म जन्मांतर का संबंध है, यह तो मेरी हो गई। अनेक लताएं मुझसे लिपटने के लिए बड़ी थीं और यही मेरे साथ में हिलगी रह गई है, बनी हुई है। अब इस उम्र तक भी, आगे तक की भी अपनी कहानी कहता है। तो यह जन्म जन्मांतर का मेरा इससे संबंध है। और उसी संबंध का वर्णन करते हुए कहता है कि यह परस्परस प्रणीय शोभा वाला संबंध था मेरा इसके साथ। कालिदास की थोड़ी सी छाया है। दूसरे शब्दों में कहा है, विशाल शाखम नतकंधरम माम विलोकमाना जनता प्रसद्य लतावधू संप्रयुजम युवानम वृक्षम समग्रम मनसाभ्युपैषित। विशाल कंधर वाले और विशाल नत कंधर वाले और विशाल शाखाओं वाले, कंधे उसके झुके हुए थे उस लता के आलिंगन के लिए, सुगठित और पुष्ट शरीर वाले और लता वधु से युक्त नतकंधर मुझे देखकर अब यह परिपूर्ण वृक्ष बन गया है। अच्छा, इसका संयोग इस लता से हो गया, अब ये कुंवारा नहीं रह गया। ऐसा आम लोगों ने, जनता ने मेरी सराहना की उस समय। तो यह अन्य शब्दों में कालिदास की बात को कहते हैं। और कई बार कालिदास की शब्दावली कभी कभी वैसी की वैसी भी आती है। वसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं, वसंत के वर्णन में पुंस कोकिल तो कूजन करेगा ही। तो जो संस्कृत में लिखने वाला है वो जानता है कि कोकिला के कूजन का वर्णन नहीं किया जाता, कूकता तो कोकिल ही है। कोकिला को रिझाने के लिए पुंस कोकिल कूकता है, इसीलिए वो उसमें पुंस शब्द उपपद और जोड़ते हैं कि पुंस कोकिल है जो कूजता है। पुंस कोकिलोयन मधुरम चुकूज कालिदास कहते हैं। वसंत वर्णन में कालिदास भी कहते हैं रघुवंश में। तो पुंस कोकिल कूजन करता है। हिंदी के अनेक कवि कोकिला कूज रही है लिखते हैं, तो कवि समय का विरोध हो जाता है। हो सकता है कोकिल कूजती हो, लेकिन परंपरा यह बनी हुई है कि हो सकता है कि कोकिला कूजती हो, लेकिन परंपरा यह बनी हुई है कि कोकिल कूजा करता है, पुंस कोकिल कूजता है। जिस तरह से कि मयूर नाचता है, मयूरी नहीं नाचती। मयूरी के तो जहाँ तक मेरी जानकारी है पंख होते भी नहीं है जो उनको ऊपर उठा करके नाचे। उसी तरह से जो नर है वो रिझाने के लिए चेष्टाएं करते हैं, जो अपनी मादा को पशुओं में, इसलिए पुंस कोकिल के कूजन का वर्णन होता है संस्कृत कविता में। नवांकुरास्वाद कषाय कंठ पुंस कोकिलानां कलकूजितानि मज्जन्म साफल्य निवेदनायाम बभुर्वचांसी वजगन्नियन्तु। पुंस कोकिलो यन मधुरम चुकूज तदेव जातम वचनम स्मरस्य। कालिदास ने लिखा है कि वसंत के आते ही जो पुंस कोकिल कूक उठा, तो वह स्मर या कामदेव का संदेश एक तरह से उसने दे दिया। कामदेव का संदेश वाहक वो बन गया। ऐसा उसको अपने शब्दों में भिन्न संदर्भ में रामचंद्र मिश्र लिखते हैं। च्युतांकुरास्वाद कषाय कंठ पुंस कोकिलोयन मधुरम चुकूज, कालिदास ने लिखा।
उसमें एक शब्द हटा करके रामचंद्र मिश्र ने नवांकुरास्वाद कषाय कंठ यह कह दिया है। और पुंस कोकिलानाम कल कूजितानी, कई पुंसकोकिल एक साथ कूक उठे तो मज्जन्म साफल्य निवेदनायाम बभुर वचांसी व जगन नियंतु। उन्होंने बहुत ऊपर जाकर के कल्पना कर ली कि जगत के निर्माता ने मानो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया है पुंसकोकिलों के माध्यम से। मैं जो उगा और बड़ा हुआ, उसका जगन नियंता प्रजापति मानो उनके कलकूजन के माध्यम से मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। पूरी प्रकृति इस रूप में इसमें उपस्थित की गई है, जो हमारे जीवन में निसर्ग अनुपस्थित होता चला जा रहा है। पर्यावरण को बचाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो गांव से आया हुआ एक कवि है जिसने कि प्रकृति को उस तरह से देखा है, उससे लगाव, तो वह उस प्रकार से प्रकृति को, निसर्ग को गूंथता है। नई कल्पनाएं भी कालिदास से छूट लेकर के, अलग हट करके, उनसे निवृत्ति लेकर के, निवृत्त होकर के इस रचना का कवि करता है। एक उदाहरण वसंत वर्णन से ही और लेते हैं। न कोपि पूर्वावतरो न कश्चिद अन्यादृशो कल्प्यत पूर्वरंगः मदंगणे प्रावृत धन्य रूपो महोत्सवः कोपि च न प्रकृत्या। मेरे आंगन में, मेरे आसपास प्रकृति का बड़ा महोत्सव रच दिया गया, अचानक रच दिया गया वसंत के आते ही। उसके लिए कहते हैं कि कोई पूर्वावतार नहीं हुआ, कोई पूर्वरंग नहीं हुआ। पूर्वावतर शब्द का प्रयोग इन्होंने रिहर्सल के लिए, पूर्वाभ्यास के लिए किया है। नाटक के पहले पूर्वरंग होता है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णन किया गया है, विस्तार से पूर्वरंग किया जाना चाहिए, इसका वर्णन किया है। तो यह शास्त्रीय ज्ञान का परिचय देते हुए भी और एक नया शब्द लाते हुए संस्कृत में रिहर्सल, नाटक की रिहर्सल के लिए, तो बिना रिहर्सल के लिए, बिना रिहर्सल के, बिना नाट्याभ्यास के और बिना पूर्वरंग के ही प्रकृति ने एक नाटक मेरे आंगन में रच दिया, ऐसा कवि कहता है। तो यह नई कल्पना करता है। कालिदास की कल्पनाओं में नए रंग भी कभी कभी ये कवि भरता है। उसी क्रम में वसंत वर्णन में ही सहकार, जो आम का वृक्ष है, वह कहता है, शाखा स्फुटंती भिरनुक्रमेण समंजरी भिर्ननु नम्यमाना फलोदय प्राक्षण कालिकेन शोभा भरेणे वदृशो बबंधु। कुमार संभव में शाखाएं झुक गई हैं मंजरियों से, ऐसा कालिदास ने वर्णन किया है। तो शाखा स्फुटंती भिरनुक्रमेण समंजरी भिर्ननु नम्यमाना, नमती हुई, झुकती हुई डगालें हैं मेरे पेड़ की, उसका तो वर्णन किया ही है। लेकिन शोभा भरेणे व दृशो बबंधु, शोभा के भार से ही वे आंखों को बांध रही थीं। ये जो कल्पना है कि जो शोभा इतनी हो गई है हर शाखा की, कि उस शोभा के भार से वो लजा कर के झुकी झुकी पड़ रही है, ये कल्पना बात की किसी कवि से हो सकता है, हिंदी के रीतिकाल के कवि से, कि शोभा के भार से ही नायिका झुकी पड़ रही है। उस तरह के कथनों से कहीं कहीं उनकी छाया भी हो सकती है, लेकिन कालिदास में इस तरह की कल्पना हम नहीं देखते। तो यह एक आगे बढ़कर के कुछ कालिदास से अपनी बात कहने की प्रवृत्ति हम देखते हैं। उसी के आगे के श्लोक में सहकार के वृक्ष के मुंह से कहलवाया गया है, परोपयोगा सकला समृद्धि रयम न लोकैरवगम्य तीर्थ साधारणैः किंतु मया गमेन सजाति शिक्षादिगतो यमर्थ। परोपकार करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैंने तो पैदा होते ही इस बात को समझ लिया, बाकी लोग नहीं समझ पाते। यह एक टिप्पणी है मनुष्य संसार पर, लेकिन मैं समझता था कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। जन्म लेते ही मैं इस बात को मैंने समझ लिया था। कालिदास ने लिखा तो है बहुत अलग ढंग से, पवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरि विलंबिनो घना स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है, शार्ंगदेव के मुंह से कहलवाया है। कदाचित श्लोक मुझे उस तरह से याद नहीं आ रहा है। तो यह परोपकार के लिए ही जन्म हम लोग लेते हैं वृक्षों की तरह, ऐसा वहाँ भी कहा है।
और इस तरह से कहीं कालिदास की कल्पनाएं और छायाएं और कहीं अपने समय की बात, अपने समय की चर्चा करते हुए काव्य आगे बढ़ता है। एक और श्लोक वसंत वर्णन का हम लेते हैं। वसंत काले तु तदद्वपान्था असत्यपि ग्रीष्म समानतापे अन्यादृगाकर्षण रज्जु भृंगी संगीत नत्था इव मामुपेषु। पथिक लोग आते हैं छाया के लिए। इसका वर्णन तो अनेक संस्कृत कवियों ने किया ही है। बाणभट्ट ने खूब वर्णन किया है, लेकिन इसमें कल्पना का वितान बहुत सुंदर रचा गया। और कवि कहता है कि ग्रीष्म का ताप बहुत ज़्यादा नहीं था वसंत में, फिर भी मेरी छाया में कुछ देर बैठने के लिए, सुस्ताने के लिए आ जाते थे पथिक, क्योंकि जो भौरे मेरी मंजरियों पर मंडरा रहे हैं, उनकी जो कतारें हैं वो रस्सियों की तरह उनको खींच लेती थी अपने संगीत की लहरी से। तो भौरों का जो गुंजन है उसके संगीत से खींच करके और उनकी डोरियों से, भृंगावली की डोरी से खिंचे हुए, तो अन्याद्र आकर्षण रज्जु भृंगी संगीत नद्धा यो माम पैशु, ऐसी कल्पना कवि यहाँ करता है। तो यह नवीन कल्पनाओं की दृष्टि से कालिदास से कुछ नवीन करने की चेष्टा भी कवि करता है। ऋतु संहार की छायाएं तो स्वभावतः इसमें अनेकत्र आई ही है। ग्रीष्म वर्णन में विशेष रूप से हम देखते हैं कालिदास ने ग्रीष्म का जो वर्णन किया है, वैसा बाद के साहित्य में ग्रीष्म वर्णन कम ही मिलता है। या तो वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं इस तरह के वर्णन, बाणभट्ट में अवश्य मिलते हैं उस तरह के वर्णन जो प्रखर यथार्थ है। और ग्रीष्म का जो पूरा वन जीवन है ग्रीष्म काल का, उसको उन्होंने जिस तरह से चित्रण किया है और उसका प्रभाव इस कवि पर काफी हम देखते हैं। तो ग्रीष्म वर्णन में वो कहते हैं, निपीत भूवारन पेत तर्षो ज्वलन निवांत प्रभया खरांशो निजं वपु शीतलताम दिनेषु तपस तरुनेत्य दलेषु लिल्ये। ये जो कालिदास ने अनेकत्र वर्णन किया है। फणी मयूरस्य तले निशीदति, जो मेंढक है, जो सांप है, गर्मी से ऐसा बिलबिला रहा है, व्याकुल हो गया है कि उसको होशवास नहीं है। वो जाकर के मयूर पंख की छाया में छिप करके बैठ गया है। उसको ये होश नहीं रह गया है गर्मी के मारे कि मोर तो मुझे खा सकता है। मोर को भी होश नहीं रह गया है कि सांप मेरे मयूर पंखों के नीचे आकर के बैठ गया है, मैं उसको खा सकता हूँ। ग्रीष्म ने ऐसा बेहाल कर दिया है। कुछ उसी तरह का वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है कि ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के प्रखर ताप से अंदर ही अंदर झुलसता हुआ सूर्य जो है अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने की कामना से वृक्ष के पत्तों में समा गया है। समस्त पृथ्वी के जल को, पानी को पी करके भी जिसकी प्यास नहीं बुझी है, अपनी ही गर्मी से, अपने ही किरणों के ताप से झुलसता हुआ सूर्य मेरे घने पत्तों की छाया में आकर के आ छिपा है, ऐसी कल्पना वह करता है, वृक्ष के लिए कवि कहता है। तो यह कुछ संक्रांति कालिदास की और कुछ उनका लौट करके आना और कुछ उनसे निवृत्ति, दोनों ही हम देखते हैं। इस काव्य की विशेषता खूबी यह है कि कवि इसमें दार्शनिक भी है, अपने जीवन दर्शन को व्यक्त करता है, और एक जो समस्त सृष्टि में एक जो लीला चल रही है उसका चित्र वो खींचता है। संस्कृत के अनेक कवि ऋतुचक्र के बहाने यही करते हैं। और ऋतुओं का वर्णन क्यों माघ करते हैं, क्यों भारवी करते हैं, क्यों कालिदास करते हैं? जो सृष्टि चक्र है उसको वे दिखाना चाहते हैं। और यमक अलंकार का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि यमक अलंकार में वो आवर्तन विवर्तन होता है जो उसके बंधों से बनता है। यह हम संस्कृत कविता में चाहे रत्नाकर का वसंत वर्णन हो, चाहे कालिदास का या माघ का, वो ऋतुचक्र का जहाँ जहाँ वो चित्रण करते हैं वो यमक अलंकार को उसमें गूंथते हैं क्योंकि वो आवर्तन विवर्तन शब्दों का उसमें उस तरह का बनता है। तो सृष्टि में काल का आवर्तन विवर्तन बताने के लिए भी इस प्रकार की भाषा का आश्रय लेते हैं। यह कवि भी एक तरह की जो वैश्विक लीला चल रही है उसका संकेत बार बार देता हुआ चलता है। रामचंद्र मिश्र जो इस प्रबंध के तरु कथा के प्रणेता हैं, उसका एक उदाहरण हम लेते हैं।
निमित्तमासीद् यदचेतनानामानन्दने विहङ्गमानां प्रशाम्यता तेन निमित्त भावो भेजे जनानामपि चेतनानां। जड़ चेतन में वही एक भाव संक्रांत हो गया था। वसंत काल के अचेतन भौरों और पक्षियों के प्रसन्नतातिरेक का जो कारण था, वसंत का वह समय, वह चेतन मानवों के भी आनंद का कारण, सब में एक आनंद अनुस्यूत होता चला जा रहा था। इस बात को वो कहते हैं। उसी को आगे कहते हुए जो विधाता की लीला है उसके संदर्भ में कहते हैं, कश्चिद् हेतु कृते क्षणाय महायकस्या अपि जंतु जाते तमेव शाम्यन तमलम विधाता विधातु मन्यस्य मुदे निदानम। कहते हैं कि किसी जंतु के लिए जो आनंद का कारण विधाता रच देते हैं, किसी कालावधि में महोत्सव को वह जन्म दे देता है, उसी महोत्सव जन्य आनंद के कारण क्षीण होता हुआ भी वसंत किसी अन्य कारण से किसी अन्य प्राणी में महोत्सव का कारण बनता चला जाता है। तो आनंद की श्रृंखलाएं गुथती हैं। इस प्रकार से कालिदास ने लिखा है कि मनोरथानाम गतिर्न विद्यते। मनोरथों के लिए कोई रास्ता बंद नहीं कभी होता, मनोरथों के लिए सारे रास्ते खुलते हैं। श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग वाल्मीकि के प्रभाव से यहाँ किया है। सीता के लिए वाल्मीकि ने लिखा है, समीपम राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः यान्तिमेव मनोरथैहि। विदितात्मा राम के पास अपने मनोरथों से वह चली जा रही थी। तो मनोरथ इच्छा, मन रूपी रथ में सवार होकर के जैसे सीता राम के पास जा रही थी, अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता। मनोरथानाम गतिर्न विद्यते, पार्वती के मुंह से कुमार संभव में कालिदास ने कहलवाया कि मेरे मनोरथों के लिए कहीं गति रुकी नहीं है, सारे रास्ते हैं मनुष्य के मनोरथों के लिए। मेरा भी मनोरथ शंकर को पाने का है, इतना ऊंचा मेरा मनोरथ है, वो कहती है। उसी भाव को लेकर के और जो फलों का फूटना है पेड़ में, उसका वर्णन करते हुए यह कवि कहता है, यथा यथा वर्धत कायतोऽसौ फलोच्चयः कापि मनोरथानां तथा तथा वर्धत पृष्ठभूमिर मनोरथा किम प्रतिबंधुमर्हः। उसी बात को कहा है, लेकिन संदर्भ बहुत ही अलग तरह का हो गया है कि इतने फलों से मैं लगता चला जा रहा हूँ कि लगता है कि फलों के लिए कोई मनोरथों की कोई सीमा ही नहीं है, कोई गति का अवरोध ही नहीं, अगति ही नहीं है। तो जैसे जैसे फल राशि बढ़ती चली गई मेरी पुष्ट होती काया पर, वैसे वैसे मेरे मनोरथ भी उसी प्रकार से बढ़ते चले जा रहे थे। मनोरथों का कोई प्रतिबंध नहीं हुआ करता। इस बात को रामचंद्र मिश्र कहते हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग है इसमें, जो पूरी कथा पेड़ की कहने का निमित्त भी है एक तरह से, कि जो एक आत्मविसर्जन का भाव हमारे भीतर से समाप्त होता चला जा रहा है। सारी सृष्टि ही यज्ञ है और उस यज्ञ में हम अपने सीमित अहंकार का विसर्जन करते हैं, असीम होते हैं। यह पूरा हमारा मनुष्य जीवन ही एक यज्ञ है। इस भाव से हमने सृष्टि को देखा, मनुष्य जीवन को देखा, तो यह भावबोध तो हमसे छूट गया। पुराने कवियों तक यह मौजूद था, लेकिन संस्कृत के हमारे कवियों में यह भाव आता है। उनमें पारंपरिक संस्कार बने हुए हैं, आधुनिकता ने उनको दबोचा नहीं उस तरह से। रामचंद्र मिश्र उस तरह के पंडित थे, और भी पंडित इस तरह के बचे हुए। कविता भी अच्छी वो लिखते हैं अभी भी, तो उसको क्या किया जाए। संस्कृत उनकी भाषा बनी हुई है, जीवंत रूप से बनी हुई है। हिंदी में नहीं उतना लिख सकते, हिंदी तो है उनकी मातृभाषा, बढ़िया बोलते हैं, लेकिन कविता अगर लिखेंगे, हमारे साथ भी यही होता है, कविता अगर लिखना होता तो संस्कृत में फूटती है और हमारे लिए वह जीवन बनती है। तो रामचंद्र मिश्र भी उसी तरह से संस्कृत में कविता लिख रहे हैं। उनकी सर्जना की भाषा संस्कृत है, उसमें रचाव होता है। हिंदी में तो टीकाएं लिखी, अनुवाद किए रामचंद्र मिश्र ने, संस्कृत में टीकाएं भी लिखी, तो उनकी टीकाओं की भाषा संस्कृत हिंदी दोनों है, लेकिन सर्जना की रचना की भाषा तो संस्कृत है, क्योंकि उसी में जिया है बचपन से, पाठशालाओं में रहते हुए वही उसी में रम गया है चित्त। तो
संस्कार, संस्कृत भाषा का चित्त में रमना और सृजना की भाषा होना एक बात है, लेकिन जो हजार हजार साल की परंपराएं हैं उनका पुनरुन्मेष होना, उस भाषा में सजीव होकर के उन परंपराओं का आना, उनका भी माध्यम हमारी संस्कृत का बन जाना, हमारे समय की संस्कृत का, ये दूसरी बात है। तो कालिदास का जो भाव है कि वृक्ष के भीतर एक अतिथि भाव होता है, सारी प्रकृति ही अपने आप को विसर्जित करती है सृष्टि के लिए, सारी सृष्टि जो है वह यज्ञ कर रही है, यह जो भाव है। तो कालिदास ने वर्णन कराया रघुवंश में, राम लौट रहे हैं पुष्पक विमान से और वो नीचे के सारे दृश्य देखते हैं धरती के। कालिदास ने भी तो यही किया था, राम कथा उन्होंने ले ली वाल्मीकि से। अब समस्या ये थी कि वाल्मीकि ने तो सब लिख दिया और कितना विराट विश्व वाल्मीकि का है, कैसे कैसे चरित्र उन्होंने कितनी बारीकी से चित्रित कर दिए। और आज का कोई कवि, कालिदास के समय का कोई कवि तो साहस नहीं कर सकता कि राम के मुंह से वो सब बातें कहलवा ले, सीता के मुंह से वो सब कहलवा ले। तो कालिदास को कुछ दूसरी तरह से करना था, तो उन्होंने बहुत संक्षेप में सब वर्णन कर दिया राम कथा का। वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, रावण पर विजय हुई, संक्षेप में सब वर्णन कर दिया, क्योंकि वाल्मीकि से अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकते थे। जहाँ अतिरिक्त करने का उनको अवकाश मिला वहाँ उन्होंने ऐसा अतिरिक्त कर दिया है कि फिर वो बाद के 1000 साल की 1500 साल की कवि परंपरा के लिए एक मॉडल बन गया कि विमान से धरती को कोई देखता है तो कैसी दिखती है। ये कालिदास ने एक नमूना प्रस्तुत कर दिया अपनी परिकल्पना से। कालिदास की सूझबूझ भी थी कि ऊपर से, बहुत ऊपर से धरती को देखा जाए तो कैसी दिखाई देगी। पेड़ जो है छोटी छोटी सींकों जैसे दिखाई देंगे, सरोवर जो है चुल्लू भर पानी जैसे दिखाई देंगे, इस तरह की जो पहाड़ जो है वह धरती के उरोज जैसे दिखाई देने लग जाएंगे। ये सारी जो कल्पनाएं कालिदास करते हैं। तो राम पुष्पक विमान से जा रहे हैं, वो नीचे के दृश्यों को देखते हैं, देख करके पहचान लेते हैं कि यह तो अमुक ऋषि का आश्रम है, शरभंग का आश्रम पहचान लेते हैं। और उसको पेड़ों को देखते हैं, शरभंग ऋषि के आश्रम के पेड़। शरभंग ऋषि ने तो अग्नि में अपना देह विसृष्ट कर दिया। राम से मिलने के बाद शबरी ने भी अपनी काया अग्नि में विसर्जित कर दी, दाह कर लिया। शरभंग ऋषि ने भी दाह कर लिया। तो राम को मालूम है कि वो शरभंग ऋषि तो अब नहीं रहे, उनका आश्रम है, और उस आश्रम में वो अपने पेड़ छोड़ गए, वो पेड़ तो बड़े हो गए। तो राम कहते हैं कि शरभंग ऋषि का जो आत्म विसर्जन का भाव है वो उसको पेड़ निभा रहे हैं, उनके बेटे की तरह ये पेड़ है उन्होंने लगाए। तो शरभंग ऋषि जैसे उनको सिखा गए हैं कि आश्रम में तो जो भी आए उसका अतिथि सत्कार करना है, तो मेरा अतिथि सत्कार का जो धर्म है मेरे बेटों की तरह तुमको मेरे बाद निभाना है। छाया विनीता द्वपरिश्रमेषु भूयिष्ठ संभाव्य फलेष्वमीषु तस्यातिथीनां मधुना सपर्या स्थिता सुपुत्रेष्वुपादपेषु। उनके लगाए हुए जो पेड़ हैं उनके सुपुत्रों की तरह अतिथि सत्कार का धर्म उनके चले जाने के बाद निभा रहे हैं। अपने फलों से लदी हुई काया जो उनकी है उसको वो अर्पित कर देते हैं, फल गिरा देते हैं जो भी अतिथि आता है उसके लिए। तो यह समस्त सृष्टि जो है वो आत्म विसर्जन करती है, यज्ञ करती है लोक कल्याण के लिए। और हमारा भी जन्म उसी यज्ञ के एक यजमान बनने के लिए हुआ है। ये जो भाव पहले के कवियों में था, ये इस कवि में, ये जो पूरी उस सहकार की कथा कहता है, वो अपने जीवन के अंतिम समय में, अपने अवसान काल में रामचंद्र मिश्र ने इस काव्य को लिखा, तो शायद वो उस भाव को फिर से जीना चाहते थे। यह जो पूरी हमारी भारतीय मनीषा का भाव है, पारंपरिक भारतीय प्रज्ञा की जो सोच है, उसको वे गूंथना चाहते थे। तपागमे में फलराशयोमि यदा हि पाकाभिमुखी भवेयुः तदाहमेतैरुपढोकिताहे तिथि निवासमहं प्रसन्नः। सहकार सोचता हुआ बहुत प्रसन्न होता है कि जब गर्मी के दिनों में मेरे ये फल पकने लगेंगे, उस समय जब अतिथि मेरी छाया में आएंगे तो ये नए नए फल उनके स्वागत करने के लिए लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। यह जो अतिथि भाव है पूरे पर्यावरण में, प्रकृति में व्याप्त है।
उसका चित्रण करते हैं। और ये जो सहकार वृक्ष है श्मशान के पास उगा है, इसीलिए आरंभ में ही वह कहता है कि मैं उगा तो किसी ने कोई उत्सव नहीं मनाया, किसी अमीर आदमी ने तो मुझे रोपा नहीं था अपनी वाटिका में, अपने फलोद्यान में, किसी शहर में मैं नहीं उगा था, मैं अनाम अलक्ष्य जन्मा। तो वहाँ भी अलक्ष्य जन्मा जो विशेषण लिया है उसमें एक संकेत है, बहुत बारीक संकेत है। वपुर विरूपाक्ष अलक्षिता जनी, शंकर के लिए स्वयं बटुवेशधारी शंकर स्वयं कहते हैं, शंकर की हंसी उड़ाते हुए शंकर बटुवेश में जो पार्वती को चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि कुरूप है शंकर, विरूपाक्ष है, 3 आंखें हैं उसकी, और अलक्षित जन्म वाला वह है, कोई जानता नहीं कब कहाँ अनाम वह पैदा हुआ है। उसी में निंदा है, उसी में स्तुति भी है। सहकार का वृक्ष अपने लिए कहता है कि मैं अनाम और अलक्षित जन्म वाला मैं। तो जो शंकर के लिए शब्द कालिदास ने वहाँ प्रयुक्त किया है, वहाँ रामचंद्र मिश्र ने इस पेड़ के लिए प्रयुक्त कर दिया। उसमें संकेत आप जितने चाहें ले सकते हैं कि शिव की तरह से वह पेड़ है। और एक बहुत मामूली आदमी का बिंब भी खड़ा कवि वहाँ करता है उसके माध्यम से कि ऐसे श्मशान के पास किसी ऐसी जगह में पैदा हुआ मैं, कोई उपेक्षित, कोई दलित वर्ग का कोई मैं हूँ, इस तरह का भी वह कहना चाहता है। जो भी आप उसकी कथा में संकेत लेना चाहें, लेकिन ये रामचंद्र मिश्र फिर शंकर का स्मरण यहाँ करते हैं और कहते हैं कि श्मशान भूमे रवि दूर देशो भवोपि नामंगल पादपोहम जनैरमन्ये तदिदम स्वपूर्व जनुकृतम पुण्यमिवाव बुद्धे। वो कहता है कि मैं श्मशान के पास पैदा हुआ, लेकिन आम का पेड़ हूँ, मैं फलों से लद जाता हूँ, तो कोई अमांगलिक मुझे नहीं कहता। ये मेरे पुण्य का प्रताप है, पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रताप मेरा है, मैंने यश अर्जित किया। शंकर भी श्मशान में रहते हैं और विभूति रमाते हैं, लेकिन मांगलिक हैं, परम मांगलिक हैं। तो उसकी छायाएं ग्रीष्म वर्णन में उस तरह की ऋतु संहार की अनेकत्र छायाएं यहाँ आती हैं। और रवेर मयूखैरभितापितो भृशम फणी मयूरस्य तले निषीदति, जैसा मैंने कहा कि फणी या सांप जो है वह मयूर के पंखों की छाया में चला गया है, उसी तरह के वर्णन इन्होंने भी किए हैं दूसरे थोड़े संदर्भ लेकर के। ग्रीष्म वर्णन में सुखोपविष्टा ही मयूर श्रृंगी शुनि प्रहायेव निजम विरोधम स्वयं श्रमेणेव विरह्यमाण सुशीम देशे सगणे न्यशीदत। सहकार का वृक्ष कहता है कि परस्पर विरोध को भूल करके और ग्रीष्म से बेहाल होकर के सांप और मयूर एक साथ रह रहे हैं। सींग वाले पशु और कुत्ते ये सब परस्पर विरोध को भूल करके और छाया में एक साथ आकर के बैठ गए हैं, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों में परस्पर जन्मजात विरोध है वह भी मेरी छाया में आकर के बैठ गए हैं, यह वह कहता है। इस बात को कालिदास ने भी कहा है ऋतु संहार के ग्रीष्म वर्णन के सर्ग में के अंत में कि गज गवय मृगेंद्रा, ये सब परस्पर विरोध को भूल करके भागे चले जा रहे हैं पानी को ढूंढने के लिए। जो परस्पर विरोधी जीव हैं कि हिरण और सिंह, ये भी प्यास से ऐसे बेहाल हैं कि पानी ढूंढने के लिए एक साथ भागे चले जा रहे हैं। सिंह जो है वह हरिणों पर हमला करना भूल चुका है, ऐसी हालत हो गई है। तो यहाँ एक दूसरे संदर्भ में सहकार वृक्ष आम का पेड़ कहता है कि मेरी छाया में आकर के बैठ गए, ग्रीष्म से ऐसे बेहाल हैं कि वो उतनी देर के लिए परस्पर विरोध भूल गए हैं ये प्राणी। तो ये कालिदास की छायाएं, उन छायाओं से निष्कृति दोनों हम देखते हैं। नए बिंब भी यह कवि खड़ा करता है, उसका ही ग्रीष्म वर्णन से उसका भी एक उदाहरण हम लेते हैं। फलम प्रपद्याद्यमरिक्त सूनो रूपार्जनम भव्येव मन्यमाना तृणोद्गम व्यंजित रोम हर्षा प्रभूतमानंद दिला प्रसूर में। आनंद दिला ये शब्द का कुछ नए ढंग से इन्होंने प्रयोग यहाँ पर किया है और बहुत ही बढ़िया चित्र इन्होंने खींचा है। किस तरह से एकदम से नई इमेजरी, नया भावबोध आ जाता है एक पारंपरिक कवि के भीतर भी, जो कि
इस तरह की रचना कर रहा है, ऋतु वर्णन की भी रचना कर रहा है। वो कहते हैं कि पहली बार फल मेरी डगालों पर आ गए तो माता धरती ने मुझे इस तरह से देखा जैसे कि एक ऐसा कोई बेटा था जो अभी तक कोई कमाई करता ही नहीं था, नौकरी पर नहीं लगा था, और पहली बार वेतन लेकर के आया। तो उस तरह से माता धरती ने मुझे प्रसन्न होकर के निहारा कि मेरा बेटा अब कमाई करने लग गया। बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो आनंद से भर गई मेरी प्रसू, मेरी जननी माता धरती, मुझे देख करके कि पहली बार मेरे बेटे ने कमाई कर ली है, फल आ गए इसकी ढालों पर। तो हम देखते हैं कि नागार्जुन भी संस्कृत में श्लोक लिखते हैं और शिव पार्वती का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन एकदम नई कल्पना परिवार के जीवन का, किस तरह से दोनों बेटे मेरे काम पर लग गए, गणेश और कार्तिकेय, और पति की कोई चिंता नहीं है, उनको तो सब पूछते हैं। तो हिमगिरी की उपत्यकाओं में बर्फ की चादर ओढ़ करके मृणानी सुखम शेते मृणानी, ऐसा वो कहते हैं। तारुण्यात् पूर्वमेव प्रथित विजयी नाम अग्रणी कार्तिकेय। मेरा जो बेटा था कार्तिकेय, वो तो युवा होने के पहले ही बड़े पद पर पहुंच गया, देवताओं का सेनापति बन गया। और तीक्ष्ण प्रज्ञश्च वारणो गणेश, वो पंक्ति मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है। गणेश तो बड़े बुद्धि के देवता के रूप में उसकी पूजा होने लग गई है, जो दूसरा बेटा था। दोनों बेटों की मुझे कोई चिंता नहीं है। तो यह हेमंत के समय में बर्फ की चादर ओढ़ करके मृडानी पार्वती बहुत सुख से दोपहर में सो गई है। ये नागार्जुन लिखते हैं। नागार्जुन भी पारंपरिक संस्कृत के कवि हैं, कश्मीर का वर्णन करते हैं उसी तरह से संस्कृत के अपने छंदों में। हिमालय का वर्णन बहुत सुंदर करते हैं। एक तरफ उनकी बादल को गिरते देखा, हिंदी में कविता है, उसको आप रखिए, और हिमालय पर और कश्मीर पर उनकी संस्कृत में लिखे हुए जो श्लोक हैं उनको रखिए, तो आपको अलग छटाएं मिलेंगी संस्कृत की कविता में। हिंदी की कविता की क्या कहना, बात ही क्या कहना है, वो तो उसके कवि हैं ही। लेकिन पाठशाला में पढ़ करके और जो जन्मजात संस्कार उनको मिला संस्कृत में लिखने का, उसको उन्होंने अंतिम दिनों तक भी उसी तरह से बना करके रखा। संस्कृत में तो वे जीवन के अंतिम दिनों में भी लिखते रहे और अच्छी कविताएं लिखते रहे, और कुछ दूसरे भावों के साथ में भी वो लिखते रहे। तो यह जो कवि है, ये किस तरह से ले आता है, एक पारंपरिक कवि होकर के भी एकदम नए भावबोध को लेकर के आता है, नागार्जुन की तरह। यह हम रामचंद्र मिश्र के इस तरह के ऋतु वर्णन में देखते हैं। और जो खूबी इस काव्य की है कि जो अन्य भाषाओं के साहित्य में छूट गया है, जो रस का बोध छूट गया है, उसको तो जंक कह करके और कूड़े में फेंकने वाली चीज़, कुछ आधुनिक रचनाकारों ने कहा कि ये तो सारी जो रस चर्चा है हमारे लिए जंक फूड की तरह से है, इसको फेंक फाँक दो। तो वह जंक नहीं हुआ उस तरह से, क्योंकि वह हर बार ताज़ा हो जाता है हमारी रचना में, क्योंकि उसके पीछे जो जीवन बोध है, जो विश्व बोध है, उसकी ज़रूरत दुनिया को अभी भी है उस तरह से। और दुनिया आपसे मांग रही है कि आपके पास विश्व बोध कौन सा है जो कि अभी हमसे छूट गया है और जिसकी अभी हमें ज़रूरत है। तो वह जो आनंद से सृष्टि जन्मी और आनंद की तरफ ताक रही है, जो उपनिषद कहते हैं, और उसके लिए हम कविता करते हैं, यह जो बोध इस कवि में बचा हुआ है उसको कहता है। प्रकृष्टमाहुर मधुरम रसम ये न ते रसस्योपनिषद्यभिज्ञाः रसा समस्ता समता समतायुषस्यु रसत्वतस्तेषु कुतो विभेदः। ये रस के उपनिषद को, रहस्य को जानने वाला कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मधुर रस ही मधुर है, बस श्रृंगार रस ही मधुर है। वह नहीं जानते कि सारी सृष्टि में रस भिदा हुआ है और सारे रस ही रस हैं, केवल एक ही रस नहीं। तो सारे रस बराबर हैं, क्योंकि सारी सृष्टि में ही तो रस ही रस भरा हुआ है हमारे लिए। जितना दुख है वह भी तो उसी रस के लिए है। यह जो करुण रस, यह जो भीषणता सारे संसार की है, और यह जो बीभत्स रस, भयानक रस, इनमें कौन सा उपनिषद है, इसकी जो खोज करता है कवि,
वो दूसरे ढंग से पूरी सृष्टि को देखता है। तो मेघदूत को नए ढंग से कवि फिर लिखता है। इसमें वर्षा वर्णन में यह कवि कहता है, निपीड़यिष्यन् निज नीलवासो निपातयिष्यन् नव नौ तदम्भ घनो नभस्वद्रथमारुरुक्षन् आलम्बत प्राग दिशि दीर्घकाय। थोड़ी सी छाया मेघदूत की है कि मैं अपनी काया को किस तरह से विस्तार देता है मेघ, इसका वर्णन कालिदास करते हैं। वर्षा के पहले झुकता है नीचे, उसकी काया फैल जाती है। तो यहाँ उस तरह का वर्णन तो किया है, लेकिन बहुत ही अलग तरह की कल्पना करते हुए जो बारिश का अनुभव, वर्षा का अनुभव आज के कवि का हो सकता है। तो कहते हैं कि निपीड़यिष्यन् निज नीलवासो, अपने नील वस्त्र को निचोड़ते हुए, उस निचोड़े निचोड़े जल को धरती पर छिड़कते हुए, वायु के रथ पर सवार, आरोहण की इच्छा वाले दीर्घकाय, अपनी काया को विस्तारित करता हुआ मेघ जो है पूर्व दिशा पर आ लटका है, आलंबित हो गया है। यह तो घनो नभस्वद रथ मारु रुक्षु, नभस्वान के रथ पर, वायु के रथ पर सवार होता हुआ जो मेघ है वह दीर्घकाय होता हुआ आलंबित हो गया है पूर्व दिशा में। यह जो वर्णन है कुछ कालिदास से और कुछ कालिदास से आगे, दोनों ही बातें हम देखते हैं। और इस तरह की छायाएं तो बार बार आती हैं। लता वधूभ्य आलिंगनानि समवापु, ऐसा कालिदास ने कुछ लिखा है। लताओं की वधुओं के आलिंगन पा लिए तरुओं ने। यहाँ पर भी इन्होंने कहा है वर्षा वर्णन में कि जैसे ही बारिश हुई, बौछार हुई, लताएं और भी कस करके लिपट गईं। तो स्वतस्तरुने त्यसमालिलिंगु, अपने आप आगे बढ़ कर के और वो अपने लताओं से, प्रतानों से उन्होंने समेट लिया, समो लिया अपने आलिंगनों में पेड़ों को। उदित सत्वोदय कंपमाना, क्योंकि कांप रही थी उसकी ठंड में, तो उसके लिए उन्होंने, यह जो श्रृंगार का चित्र है और नायिकाओं का चित्र है। विद्युत और मेघ में नायक और नायिका के, मेघ और विद्युत में नायक और नायिका के भाव का आरोपण करते हुए मेघदूत में कालिदास ने खूब किया है। विद्युता विप्रयोग है, तुम्हारी प्रिया विद्युत से तुम्हारा कभी वियोग न हो। खिन्न विद्युत कलत्र, अपनी प्रिया विद्युत जिसको कि तुम अपने आलिंगन में लिए हुए हो वह भी थक गई होगी, ऐसा कालिदास कहते हैं। तो तड़ित घनाश्लेष विलोक मात्र संजायमानोत्कलिका व्रतत्य, व्रततियों ने देखा कि विद्युत और मेघ कैसे घने आलिंगन में बंधे हुए हैं, बिजली कैसे आलिंगन कर रही है, बार बार लिपट रही है बादल की काया से। तो उन लताओं ने भी उस दृश्य को देख करके उससे स्फूर्त होकर के आलिंगन किया वृक्षों का। यह नई कल्पना उन्होंने ला दी कुछ कालिदास से लेते हुए। यह दोनों ही बातें कि कालिदास की छायाएं और कालिदास की छायाओं से आगे बढ़ करके अपनी बात कहने का संरंभ भी उसी क्रम में आगे कहा है कि विद्युत चमका करके और पथ पर उजाला फेंक फेंक करके मेघ रास्ता दिखा दे अभिसारिकाओं को उस घने अंधेरे में, यह तो कालिदास कहते ही हैं। उस बात को कुछ और ढंग से रामचंद्र मिश्र कहते हैं। प्रयास्य दंबोधर संग यात्रा सुखोत्सुकेयम तड़िदुल्लसंति प्रकाशनायैव घनांधकारे तद्ध्वनो दीप इवाचकासीत। मेघ के साथ साथ यात्रा करने के लिए प्रस्थान करती हुई विद्युत अपने पति का साथ देने के लिए उस आकाश में बार बार चमकती थी, रास्ता बताते हुए प्रकाश करती थी। मेघ अंधेरा फैलाता था और बिजली उसमें बार बार कौंध करके रोशनी डालती थी। तो प्रकाश फैलाने के लिए जैसे वह अपने पति का साथ दे रही हो, दीपक जैसे बार बार वह जलाती हो, जैसे कि टार्च की रोशनी फेंक करके वह आगे बढ़ने के लिए अपने पति को रास्ता दिखाती हो, ऐसी कल्पना, ऐसी अनेक कल्पनाएं इसमें हैं। और बहुत विस्तार के लिए अब समय नहीं है। मेघदूत में नीडारंभे ग्रह बलि बुझा माकुल ग्राम चैत्या, बहुत सुंदर वर्णन दशाण देश का कालिदास ने किया है। उन्होंने तो एक एक गांव घूम घूम करके विंध्याचल के आसपास के सारे गांव और गिरिग्राम और वन और दशाण देश के शहर और गांव और जंगल उन्होंने देख देख करके जैसे लिखा है, ऐसा उसको पढ़ करके लगता है। तो गांव के जो चैत्य हैं, चैत्य वृक्ष जो हैं, उन पर कौवे घोंसले बनाने लग गए होंगे, ऐसा यक्ष कहता है वहां। उसी बात को कहा है इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा संदर्भ अलग लिया है। ऋजून्युपादाय तृणानि चंचु पुटैश्चतानि स्वमहत्तरेभ्यः
प्रदाय नीडा निविधापयन्तः खगार्भकामे हृदयं न्यरुन्धन्। सुंदर ढंग से कहता है। उस दृश्य को देख करके सहकार का वृक्ष की घोंसले बना रहे हैं छोटे छोटे पक्षी, पक्षियों के शावक घासों के तिनकों को ला करके बड़े पक्षियों को उसको दे करके और उनके घोंसला बनाने के, गृह निर्माण के काम में सहायता कर रहे हैं। तो जो एक परिवार की भावभूमि है उसको बार बार ये कवि लाता है और उन छोटे छोटे चूजों को अपने माता पिता की सहायता करते हुए देख करके मैं मुग्ध हो गया। ऐसा खगार्भकामे हृदयं न्यरुन्धन्, ऐसा वह कहता है। परस्पर धिनि नीडबंध विधि प्रसंगे न खगान्ववाय। एक दूसरे से होड़ बत करके जैसे वे घोंसला बना रहे थे। चिड़ियाओं को हम देखते ही हैं, एक साथ घोंसला बनाती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कंपटीशन कर रही हूँ अपने अपने नीड़ बनाने का। उसी को कहा है। तो अदर्शितोत्साह भरोद्भुतोयम नरेशिवान्योन्य विजिगीषयेव। जैसे आदमी लोग एक दूसरे को जीतने के लिए रेस करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, तो उस तरह से ये नीड़ निर्माण में एक दूसरे से स्पर्धा करती हुई चिड़ियाएं घोंसला बना रही थीं। और विस्तार कई बार रामचंद्र मिश्र कालिदास के भाव जगत का करते हैं। कालिदास ने तो कुएं से पानी खींचती हुई स्त्रियों का वर्णन नहीं किया। लोक जीवन की परंपरा के जो कवि हैं उन्होंने वर्णन बहुत सुंदर सुंदर किए हैं कि गांव के कुएं से किस तरह से महिलाएं पानी खींच रही हैं। तो ये तो गांव से आए थे रामचंद्र मिश्र, उस जीवन की कविता भी ये लिखते हैं। सुदूरवर्ती निजलानि कूपादुदंचनैरा चकृषु प्रयासात् गृहस्थ बाला कृतिलाघवेन भविष्यदानंदमिवान्वविन्दन्। वर्षा के आते ही जो गांव की बच्चियां थीं वो बहुत आनंदित हो गई कि हमको बहुत दूर पानी लाने के लिए कुएं पर जाना पड़ता था। गांव में कुआं बहुत दूर है, पानी की किल्लत है, पानी की कमी है। तो यह जो सुंदर चित्र खींचा है, उदंचन से पानी खींचने के लिए कुएं से कितनी मेहनत करना पड़ती थी हमको पहले, और बारिश आ गई, सब पानी के जो स्रोत हैं वो भर गए, तो पास में ही अब पानी मिल जाता है। तो आनंदित हो गई कि अब नहीं जाना पड़ेगा बहुत दूर हमको। इस तरह के चित्र इसमें आगे भी हैं कि गांव के जीवन की जो कठिनाइयां और गांव के जीवन के जो आनंद उल्लास हैं जो इन्होंने देखे होंगे बचपन में, उस सब की छवियां यहाँ पर रामचंद्र मिश्र गूंथते चलते हैं। खेत खलिहान के चित्र वे अपने ढंग से खींचते हैं। कालिदास ने भी लिखा है, सद्य सीरोत्कषण सुरभि क्षेत्र मारुह्य मालम। अभी अभी हल चलने से सौंधी सौंधी महक उठ रही है जिस धरती से, ऐसे उस धरती पर ऊपर ऊपर तुम जाना, मेघ के लिए कहता है यक्ष। तो पहली बार बारिश हुई है, उसके बाद हल चला दिया है किसानों से, तो धरती से कैसी सौंधी मिट्टी की महक उठती है। वो कालिदास चूंकि उसी मिट्टी के कवि हैं, उन्हीं खेतों में रमे हुए हैं, वो उसका वर्णन कर रहे हैं। यह कवि भी उसी तरह का है, तो उसी चित्र को यह भी अपने ढंग से खींचता है। परीक्षणार्थम नववारिदेन निक्षिप्यमाणम धरणी शरीरे विलीयते वारिभिनावशेषम प्रतप्तमासादितवद्यथाय। बहुत अलग तरह का बिंब रच दिया है। जैसे तपे हुए लोहे पर, लाल गर्म लोहे पर पानी की बूंद पड़ती है तो तुरंत भपका होकर के उठ जाती है, उसी तरह से तपी हुई धरती पर बारिश की पहली बार जो बौछार गिरी तो गिर करके तुरंत सूख गई, पता ही नहीं चला। विलीयते वारिभिनावशेषम, ये आज के जीवन का चित्र है, क्योंकि ये तो अब होता है, पहले तो इस तरह से नहीं होता था। पहले के कवियों ने इसीलिए ऐसा वर्णन नहीं किया। तो वो कहते हैं कि जो बादल है वो जैसे टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए पहली बौछार डाल रहा है धरती के शरीर पर कि कितनी तपी हुई है, मैं देखता हूँ कितनी झुलसी हुई है, और जैसे ही पानी मेरा गिरेगा तो कैसे भपका एकदम से तपे हुए लोहे से जैसे उठता है वैसे उठेगा, इसको देखने के लिए जैसे वो बौछार कर रहा हो। ये एक रोचक चित्र उन्होंने इसका खड़ा किया है। झूला झूलती हैं महिलाएं, कालिदास ने तो इसका वर्णन नहीं किया है, उसका इन्होंने वर्णन, अच्छा वर्णन किया है। बाद के संस्कृत कवियों ने किया है, बारिश वर्षा के ऋतु में झूला सजाया जाता है, सावन के झूले लगते हैं, राजशेखर ने वर्णन किया है, इन्होंने वर्णन किया है। पथिक लौट रहे हैं, कालिदास ने भी लिखा है कि पथिक वनिता आश्वसत्य, पथिकों की जो विरहिणियां स्त्रियां हैं वो आश्वस्त होकर के तुम्हें निहारेंगे कि अब हमारे जो प्रिय
चले गए हैं और लौट करके आएंगे, अब तो वर्षा ऋतु आ गई। तो एक अलग तरह से उस चित्र को इन्होंने खींचा है। विलंब मानो ध्वनि बारी देना ग्रहोपकंठम कथमप्युपेत निजांगनाश्री प्रविलुप्त भाग्ये ध्वगो ग्रह द्वारि विलंबते स्म। ये बहुत अलग तरह का चित्र है कि ये कालिदास में तो नहीं ही आ सकता था, क्योंकि गांव में जो फिर जीवन परिवार का है और जिस तरह की भावभूमि बन जाती है, एकदम उसी पृष्ठभूमि से आए हुए कवि को जो परिचित है, तो ये बाद के कवियों ने इस तरह के चित्र खींचे हैं कि पथिक, जो विरही पथिक था, बहुत समय के बाद लौटा और घर में नहीं जा पा रहा है। उसको बहुत आशंका है कि मेरी प्रिया कैसी होगी, पता नहीं बची भी है कि नहीं। तो उस मोहल्ले में ही जाते जाते वो रुक गया और पूछ रहा है कि वहाँ वो एक घर है, वहाँ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी, आप बताइए मुझे। बहुत कारुणिक चित्र है, ये अमरुक आदि का खींचा हुआ चित्र है कि कितनी पीड़ा उसके मन में है। अब इतने समय के बाद घर आ गया, वो बहुत वियोग में सताया हुआ था, मिलना चाहता था, लेकिन घर जाने के पहले अटका रह गया है, मोहल्ले के बाहर ही अटका रह गया। पूछ रहा है लोगों से कि उधर कोई एक घर है और उसमें किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, मुझे बताइए आप ये। तो उसको साहस नहीं हो रहा है घर में जाने का। इसे चित्र बाद के कवियों ने जो खींचे हैं, ये कवि भी उसी तरह का वर्णन करता है यहाँ पर कि वो घर के आंगन तक पहुँचते पहुँचते अटका रह गया है, घर के दरवाजे पर घुस नहीं पा रहा है अंदर, गृहद्वारि विलंबते स्म। तो ये जो कविता की परंपरा है, उसमें एक सातत्य भी हम देखते हैं। कालिदास बाद के कवि और ये कवि 20वीं शताब्दी का कवि, जो कि 21वीं शताब्दी में भी लिख रहा था, तो ये हम देखते हैं। और बहुत सारे बिंब तो उन्होंने कालिदास से लिए ही हैं। दिग दक्षिणा गंध वहम मुखेन व्यलिक निश्वास मिवोत्सर्ज, ये लिखा। दक्षिण दिशा ने लंबी सांस छोड़ी। कुबेर गुप्ताम दिशमुष्ण रश्मौ गंतुम प्रयाते समयम विलंघ्य, जब उत्तर दिशा की ओर जाकर के सूर्य चला गया तो दक्षिण दिशा ने लंबी सांस छोड़ी। तो व्यली का निश्वास मिवोत्सृजन्ति, ये पूरी शब्दावली इस कवि ने कालिदास से ले ली है, लेकिन बारिश के वर्णन में ले ली है, इसलिए संदर्भ बदल गया है। तो कहीं शब्दावली यदि लेते भी हैं तो संदर्भ बहुत बदल जाता है, कहीं नया बिंब उसमें जोड़ देते हैं। शरद के वर्णन में कालिदास ने लिखा ही है कि काशांशुका विकच पद्म मनोज्ञ वक्त्रा सोन्माद हंस नव नूपुर नाद रम्या प्राप्ता शरण नव वधु रिव रूप रम्या। कास की ओढ़नी, कास के फूलों की ओढ़नी, सफेद ओढ़नी ओढ़े हुए, और कमल के जो सुंदर जो कमल खिल गए हैं, उनके मुख वाली नई वधु की तरह, नववधु की तरह रमणीय शरद जो है आ गई। तो शरण नवीने व वधु रूपैती, इस कवि ने भी लिखा है, यही 174वां श्लोक इनका है शरद वर्णन के प्रसंग में, लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से उसमें कुछ बिंब और जोड़ दिए हैं। तो श्रृंगार हार द्युति भासी कंठी, तो उसके कंठ में गहने चमक रहे हैं, श्रृंगार है उसका फूलों का। विकासी पंखे रुह पाणी पद्मा, खिलते हुए कमल उसके हाथों में झूल रहे हैं। स्फुरत सितांशु स्मयवान मान वक्त्रा, तो उसके मुख पर मुस्कान फैली हुई है। ऐसी यह शरद ऋतु नई दुल्हन की तरह आ गई है। और कालिदास ने लिखा है नव प्रवालोद्गम चारु पत्रे, प्रवाल का बिंब बार बार लाते हैं, मूंगे की मणि का बार बार लाते हैं बिंब कालिदास भी। और पुष्पम प्रवालोपहितम यदि स्यात्, पार्वती की मुस्कान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे कि प्रवाल के ऊपर फूल रखा हो, ऐसी छटा उसकी मुस्कान की। तो नव प्रवालोद्गम भूषितोर्ध्व शिखा प्रदेशागम जाति राशित, अगम जाति सारे पेड़ों के समूह का वर्णन करते हुए उस बिंब को लेते हैं कि जैसे मूंगे की मणियाँ प्रवाल उनमें जड़ गए हों उनकी हर डाली पर, इस तरह का वर्णन वे करते हैं। और कभी कभी पुनरावृत्ति भी प्रतीत होती है कालिदास से जब कल्पनाएं लेते हैं, बिंब लेते हैं, लेकिन कई बार अपने समय का जो दृश्य है और अपने समय के जो ग्रामांचल हैं उनको उठाते हैं। तो यह कालिदास से संवाद, तो कालिदास से अलग हटना,
दोनों बातें समकालीन संस्कृत साहित्य में बनी रहती हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ जो नवीनता है इस कवि की, उसको स्वीकार करते हुए हमको सराहना करनी चाहिए आज के इस कवि की। वो खेत खलिहान का वर्णन करते हुए जिस भाषा को लाते हैं, वो प्राचीन कवियों की भाषा नहीं है। बहुत सारी शब्दावली रामचंद्र मिश्र दूसरी ले आते हैं। खल शब्द का प्रयोग वे खलिहान के अर्थ में करते हैं। खेत और खलिहान जो हमारे बोलचाल में कहा जाता है, तो उसकी शब्दावली वो लाते हैं। खल को खलिहान के अर्थ में मनुस्मृति में भी यद्यपि ये प्रयोग आया है, लेकिन संस्कृत में प्रयोग इस तरह का कम मिलता है। खलम समीकृत्य तृणान्यपास्य, किस तरह से खेत को गोड़ रहे हैं फसल काट लेने के बाद किसान, उसका वर्णन किया है। मृद्गो मयाभ्याम परिमार्जयन्ता, फिर मिट्टी से उसको, गोबर से उसको समतल कर रहे हैं। ये जो उन्होंने देखा होगा उस समय, तो रामचंद्र मिश्र जब बचपन में, तो उन्होंने पराली वराली जलाने के दृश्य नहीं देखे होंगे। दूसरी तरह से फल काट लेने के बाद जो दृश्य होता है उसका भी वर्णन करते हैं। तो ग्रामांचल जो देखे हुए हैं, बाली शब्द का प्रयोग भी बालियों के अर्थ में करते हैं। यह भी एक नवीन प्रयोग है, मुझे और पहले की कविता में नहीं देखने को मिला। धान की बालियों के लिए तो पदावली आज की कविता की एक बार फिर से आती है। कई बार नई कविता जैसी भी वह लगने लगती है। परंपरा और आधुनिकता दोनों गलमाही करती हैं। कहीं कहीं आधुनिक बोध भी आता है, और पारंपरिक जो रसबोध है, जो जीवन बोध है, वह बना और बचा हुआ है। यही कालिदास से संवाद की, कालिदास के बार बार लौट कर आने की, और कालिदास से कुछ विचलित होने की, विचलन की, और उनसे आगे जाकर कुछ कहने की, जो संस्कृत के आज के कवि की काव्य यात्रा है, उसकी संक्षेप में कुछ हमने बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद।